डिफिकल्ट नहीं लगा मेरे को, नोट्स में से ही था क्वेश्चन नोट्स में से ही थे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्लीज थोड़ा नोट्स को सीरियसली लिया करो, ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या किया था आप लोगों ने, है ना। अब आप लोगों का जो भी अपकमिंग संडे आएगा उसको आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। प्रायोरिटी आपको क्लास नोट्स रखने हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन रखने हैं, डीपीपी, उसके बाद पीवाईक्यूज, बस इतनी ही चीज हो पाएगी एक हफ्ते में, ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया है, अब तुम्हें पढ़ना है कि किस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। चलिए बेटा, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या था, 8 ग्राम NaOH डिसोल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, मोलैरिटी बताना था। सो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ कुछ समझ नहीं आया क्या बोल गए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। NaOH के मोल्स हमें डायरेक्ट नहीं दे रखे, मास बाय मोलर मास करना पड़ेगा, ठीक है। मोलर मास NaOH का याद ही रखो 40 होता है, और आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 0.2 मोलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सीसी क्या बोल रहे हो? अच्छा, सी ऑप्शन बोल रहे हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मिक्सचर ऑफ 18 ग्राम वाटर और 414 ग्राम ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का। ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे, आइए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। कैलकुलेटर नहीं यूज करना था पेपर में अगर तुमने किया है तो। 18 ग्राम वाटर का मतलब 1 मोल, ठीक है। और अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका, 46, ठीक है जी। ऑलराइट, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दो, किस पे जा रहा है ये, डायरेक्ट जा रहा होगा तुम लोगों का 9 पे जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 0.1। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। मैम इसमें वैसे भी कैलकुलेशन कोई हार्ड थी भी नहीं। पेपर में कह रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, तो पेपर में हार्ड नहीं आएगी। बस क्या होता है ना, कई बार हमारी आदत हो जाती है बार बार कैलकुलेटर को यूज करने की, तो वो आदत तुम्हें छोड़नी है, क्योंकि ऐसा आएगा नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जो तुम्हें कैलकुलेटर की यूज करना पड़े। तो आदत यही डालो, बेशक मैं कोई डीपीपी देती हूँ या कोई पेपर आता है तुम लोगों का, वहां पे कैलकुलेटर का यूज ना करो, ठीक है। उसके बाद आदत ही नहीं लगी। यस मैम, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करते। अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए सॉल्यूशन फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन शो। तो मैंने कहा था जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन वाले याद करो जो एग्जांपल थे, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप दिखाते हैं। तो अब इसमें है नो डेविएशन गलत है, हाई पॉजिटिव गलत है, हाई नेगेटिव और है लो नेगेटिव। लो नेगेटिव तो नहीं दिखाते हैं आपके, हाई नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो याद करो जो जो किसी ने शायद मेरे से पूछा भी था ना ये लास्ट क्लास में, शायद आज पता नहीं किसने पूछा था। हाँ, तो बेसिकली जो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल है ना, जिसमें जैसे वाटर और जो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है ना, वाटर नाइट्रिक एसिड हो गया, वाटर एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, फिनोल एनालीन हो गया, ये सब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप के अंडर को आएंगे। तो ध्यान रखना उसमें क्या होगा, हाई नेगेटिव डेविएशन वो शो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन, कोई बार से पूछ रहा था, 2-3 बच्चों ने मेरे पास एक मैसेज आया था, नाम याद नहीं है, कि मैम कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन। देखो अगर आपने रिकॉर्डिंग देख ली है ना, तो वहां पे मैंने बता दिया कि किस तरीके से पता लगाओगे आप पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन है। तो एक बार वो रिकॉर्डिंग में देख लेना कि मैंने कैसे बताया हुआ था, फिर आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। When 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड is dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, KF आपको दिया हुआ है
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है, वॉन टू फैक्टर निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉन टू फैक्टर इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये आपको दिया ही हुआ है 2 केल्विन, वॉन टू फैक्टर आपको निकालना है, राइट। और के एफ कितना दिया हुआ है 1.72, गिवन मास 20, मोलर मास इसका मेरे को बताओ जल्दी से कितना है इसका, 172। ठीक है, W1 आपका 50 है, केजी में चाहिए होता है, तो ये 1000 है। तो ये देखो ना, ये वाला भी डायरेक्ट सोल्व हो गया अपना, देख रहे हो। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेनरीज लॉ से, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था जेई के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना। आपको बोल रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इतना दिया हुआ है। तो यानी कि आपको KH की वैल्यू दे रखी है 10⁵ ATM दी हुई है। ऑल राइट, अच्छा जी। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन N2 का एयर में दिया हुआ है। ठीक है, एयर में N2 का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है फ्रॉम एयर, जो कि डिसॉल्व किसमें है, इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। यानी कि अगर आपने डाल्टन लॉ पढ़ा होगा तो डाल्टन लॉ याद है तुम लोगों को, क्या बोलता है डाल्टन लॉ, कहता है कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जिसका आप निकाल रहे हो पार्शियल प्रेशर, वो किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो अगर मान लो मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना N2 का एयर में, तो कितना दिया हुआ है क्या तुम लोगों को, कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना है मुझे। ठीक है, डैश लगा लेते हैं यहाँ पे। टोटल प्रेशर तुम्हें 5 दे रखा है और एयर में कितना दे रखा है मोल फ्रैक्शन 0.8, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4 ATM आ गया, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, बोलो क्या कहते हो। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर कितना आया मेरे पास 4, और ये कितना आया मेरे पास दिया हुआ ऑलरेडी, KH कितना दिया हुआ है 10⁵5। तो ये कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, 4 इंटू 10⁻⁻5 आ गया इतना, देखो एक बार। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया। फिर क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है N2 के। तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, देखो एक बार इसको हटा देती हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा मेरा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी, हम ये मान सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये आप नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और बात, क्या हो गया बेटा, मैम ये पी टोटल नहीं समझ में आ रहा है, क्या कहाँ पे, क्या ये लिया? वाला, वो पी डैश जो आपने निकाला था। हाँ यस, बेसिकली वो हमने क्या निकाला था, देखो आपको KH दिया हुआ था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन दे रखा था N2 का एयर में। ठीक है, एयर में N2 का मोल फ्रैक्शन 0.8 था। ठीक है, ऑल राइट। मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N2 के फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डाल्टन लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास गैस कौन सी थी N2, मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रही हूं मैं, N2 का जो बेसिकली एयर में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल प्रेशर आपको दिया ही हुआ है 5 ATM, राइट। अरे पहले आंसर मत दो, और मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ था, क्या नाम है, पीर बख्श, तो आपने निकाल लिया यहाँ से 4 ATM, देख रहे हो, और फिर इसको यूज किया तुमने यहाँ पे। ऑल राइट, ऐसे करना। फिर आते हैं 6th वाले सवाल पे। वो कह रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ क्या होता है, ये तो हम लोगों को पता ही है, P0 - PS बाय P0
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। जो ऊपर वाला है ना पी नोट माइनस पी एस, ये तो है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नोट क्या है आपका, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है सेवेंथ, ये भी मोस्टली ना पीवाईक्यू से ही थे सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आओ जी, वो कहता है 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम लोगों को दिया हुआ है और वो डिसोल्व किया है 800 ग्राम पानी में। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज हुआ है इस पे, सॉल्यूशन बोल रही हूँ मैं। ठीक है, गिवन दैट केएफ आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है सोल्यूट का। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टा टीएफ क्या होगा, आई तो यहाँ पे 1 होगा, वॉन टॉप फैक्टर। ठीक है, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, टॉप करने वाले हो तुम लोग। ठीक है, आ जाओ अभी तक। तो केएफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होगा ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो केएफ क्या है, दिया हुआ है क्या, हाँ मैम दिया हुआ है 1.86। डेल्टा टीएफ क्या होता है मेरा बेटा, डेल्टा टीएफ होता है अपना सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट का क्या है, अगर आपका यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो उसका 0 होगा, तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 1.16 आएगा। गिवन मास 30, मोलिकुलर मास मुझे नहीं पता है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है इनटू ऊपर 1000। अब तुम्हें यहाँ से M2 निकाल के आना है, तो यहाँ पे मोलर मास कितना निकल के आया है वो बता दो बस मेरे को। मैम 2 पॉइंट कुछ मोलर मास सोल्यूट का बेटा मैम 60 आया था। 60। ठीक है, वॉन्टो फैक्टर का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है ना ध्रुव, तो क्यों निकालना तुमको है, क्यों निकालना, M2 क्या आएगा 60। अब आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए मेरा बेटा, जो N आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है ना, तो ये कितना है 60 और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो N आ जाएगा 2, तो CH2O इंटू 2 ये कितना हो जाएगा C2H4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देखो बेटा मैम, इसमें टीएफ और वाटर का हमने 0 ले लिया मैम, अगर वाटर की जगह कुछ और होता तो हम कैसे डिटेक्ट करते? सॉल्वेंट जनरली वो आपको वाटर ही लिख के देता है, ठीक है, और अगर कुछ और लिख के देगा तो वहां पे आपको डेल्टा टीएफ लिख के देगा। ठीक है जी, हो जाएगा ये इस तरीके से। पहले तुमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड किया, n पता चला, और तुम्हें पता ही है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर होता है। बस वही आपको यहाँ पे लगाना था। सारा पेपर ही बता दो, 8 का ये 9 का ये, क्यों कर रहे हो फिर, क्लास में रहने का कोई फायदा ही नहीं, आता तो है तुम्हें, और क्या, मजे करो, जाओ बारिश का वो मजा लो, पकोड़े खाओ, चलो आओ। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि वेपर प्रेशर जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे करता है, लिक्विड का नेचर क्या है ना, और आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, सरफेस एरिया क्या है, उस पर डिपेंड नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना, तो यानी कि इंक्रीज होगा नॉन लीनियर, ध्यान रखना नॉन लीनियरली। एक बार हमें क्या लगता है इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐसे दिखा देते हैं, नहीं, इसका जो ग्राफ आता है, लेक्चर अगर आपने देखा है तो क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से अपन वो लिखते हैं, प्रूफ करते हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। उसके बाद ये बहुत बच्चों ने गलत किया सवाल, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आओ जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना। मेरे को कम से कम 5 बच्चों का मैसेज आया कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, इसमें तो सारे ही करेक्ट है। ठीक है,
तो अब 5 बच्चों का आया है तो हो सकता है और भी बच्चों का ये इशू हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं थी बेटा। देखो वो बोल रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कारण है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये गलत है। सेमी परमेबल No, मेम्ब्रेन ma'am. तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस से एंट्रोपी घटती है क्या, नहीं, बढ़ती है। No, जब ma'am, बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स का बढ़ती है। आदान प्रदान होता है, बेसिकली रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, नहीं, याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैम, दोनों reverse भी साइड हो से सकता है। मूवमेंट होती है। अब ऐसा थोड़ी ना, एक बात बताओ, जो सॉल्यूशन वाली साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इट डजंट मीन कि वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, लेकिन जो नेट फ्लो होता है ना वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। बट अगर कोई आपको ये बोले सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल हमें पता है पाई इज इक्वल टू CRT, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसका C करेक्ट होगा, ठीक है। मेरा कैमरा बंद है क्या, नहीं, No, ma'am. मेरे फोन में फोटो नहीं दिख रही मेरी। चलिए आगे आइए। उसके बाद है मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंटेनर विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन बिटवीन एक साइड है 1 मोलर ग्लूकोज, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक साइड है 1 मोलर ग्लूकोज है, दूसरी साइड क्या होगा नहीं पता। किस केस में ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो जहां पे देख लो कंसंट्रेशन इनटू आई की वैल्यू सेम होगी वहां पे ऑस्मोसिस नहीं होगी, ये गलत बोल दिया। अगर तुमने ना पहली आंसर बताया ना मैं निकाल दूंगी क्लास से, शांति करके बैठ जाओ। 100 में से 100 क्यों नहीं आए फिर किसी के, इसमें आए हैं क्या किसी के 100 में से 100? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, बंदे बच्चे। चलो आओ, 1 मोलर NaCl की अगर मैं बात करूंगी तो I इंटू कंसंट्रेशन तो कितना होगा 1 इंटू ये कितने में डिसोसिएट होगा 2 में, तो 2 आएगा, ठीक है जी। देखो यहाँ पे कितना होगा 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 होगा। अब देखो 1 मोलर ग्लूकोज इसका और इसका ये बराबर आ रहा है, यानी कि इस केस में ऑस्मोसिस नहीं हो गया, नहीं होगा। इसमें देखो 2 मोलर, ध्यान से सुन लो, अच्छा सवाल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 मोलर है, यहाँ पे 1 मोलर है, अलग हो गई ना कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे देखो 3 इंटू मोन्टो फैक्टर क्या होगा, कंसिडर करना है आपको कि 100% डिसोसिएशन है, तो 3 ये तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो किस केस में सेम आ रही है I इंटू C की वैल्यू आपके सी ऑप्शन, C ऑप्शन में, ठीक है। चलिए ऑल राइट, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपको बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर Na सॉल्यूशन इज अज्यूमिंग टू बी 100% डिसोसिएटेड इन वाटर। ओके, तो आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। सबसे पहले तो डेल्टा TF कर लो, निकाल लो, I इंटू KF इंटू मोलालिटी, देखो हाँ या ना बोलो। डेल्टा Yes, ma'am. 100% डिसोसिएशन है तो 2 में टूट रहा है, Na प्लस और Cl नेगेटिव में। KF आपको दे रखा है, मोलालिटी आपको 1 दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 3.72 आ जाएगा। लेकिन ये आया डेल्टा TF, आपसे क्या पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा TF क्या होगा TF नोट माइनस TF, 3.72 0 माइनस TF, तो TF आ जाएगा 0.3.7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो 12 क्वेश्चन तो हो गए अपने, Yes, ma'am. ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये नरेंद्र अवस्थी की बुक से डाला हुआ है। सेम उसमें भी था मॉड्यूल में, पता नहीं किसमें तो था, बट ये नरेंद्र अवस्थी की बुक में है ये सवाल। आ जाओ, द वॉन्टो फैक्टर ऑफ इक्विमोलर। अब देखो इक्विमोलर का मतलब क्या, वो कॉन्सेंट्रेशन सेम है सॉल्यूशन की, ठीक है, सिर्फ वॉन्टो फैक्टर देखो अलग अलग है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। Yes, ma'am. तो एक बात बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की, ठीक है। अब यानी कि अगर I की वैल्यू बढ़ेगी वॉन्टो फैक्टर, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ या ना? यस मैम, Yes, ma'am. हाँ, बस समझिए, ठीक है मैम।
अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा देखो ना किसका है, जेड का है, तो जेड का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका एक्स का होगा, फिर वाई का होगा, यानी कि ये तो ठीक है, पहला वाला ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यही होगा, याद करो यही होता है ना। अब ये तो सारी चीजें सेम है, ये इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें भी सबसे ज्यादा जेड, फिर एक्स, सबसे कम वाई, यानी कि ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पे लिखा होता है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी ये ऑर्डर होता, जेड एक्स वाई, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है तो उल्टा कर दो, जेड एक्स वाई हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी क्या है, सही है। समझ रहे हो? अपन क्या पढ़ते हैं, याद करो ना, कि अगर आप सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो क्या हो जाता है, उससे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है ना। तो जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल आप डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस होता जाएगा, मतलब कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होने वाला है, जेड का होने वाला है। ठीक है जी, ध्यान रखना क्या बोल रही हूँ मैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों आपस में अपोजिट ऑर्डर देंगे। ठीक है मेरा बेटा। वेपर प्रेशर देखो, अब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हो, आरएलवीपी पढ़ते हो, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हो, आरएलवीपी। मतलब जितना, ध्यान से सुन लो, जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होगा सॉल्वेंट में, जितना सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि आरएलवीपी बढ़ेगा। हाँ या ना, हाँ या ना? यस मैम। फिर से बोलो, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा अगर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, यानी कि आई की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आरएलवीपी बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका ऑर्डर दिया हुआ है, ये आरएलवीपी का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनकरेक्ट। और यही पूछा था मैम, मैंने बस इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था। अच्छा, तुमने गलत था। अच्छा मैम बी डाल दिया था मैंने। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा ये वाली। अब आपको पता चल रहा है कि आप, ये टेस्ट देने से ही पता चलता है बेटा, टेस्ट देने से ही पता चलता है कि आप लोग क्या गलतियां करो। अभी तो आप करोगे, बट मेक श्योर कि आप लोग नई गलतियां कर लो, पुरानी ना रिपीट करो। और सभी अपनी नोटबुक बना लो एक माई मिस्टेक की, ठीक है, वहां पे अपनी लिखते जाओ क्या क्या गलतियां करो। देखो 25 सवाल ही होते हैं, देखो 25 में से जिसने ढंग की पढ़ाई की है 15 एक तो बना ही लेगा वो बच्चा। ठीक है, तो 10 सवालों में ही तुम्हें देखना होगा कि तुमने कहाँ गड़बड़बाजी की है, तो ज्यादा टाइम लेगा भी नहीं वो तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। चलूं आगे, आगे आते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14। ये जितना स्टेटमेंट में बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं मुश्किल, बस पढ़ते जाओ ये बोल क्या रहा है। देखो, आपको बोल रहा है कि आइडियल मिक्सचर है लिक्विड ए एंड बी का, 2 मोल ऑफ ए, Four and water has a total vapor pressure क्या हो of गया, एन बी कितना है, 2 मोल। टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 atm। हो गया, इतना काम हो गया। इसको ना केस 1 कंसिडर कर लो, ठीक है, और इसकी इक्वेशन भी बना ही लो लगे हाथ। अपन क्या पढ़ते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट एक आई ए, अरे क्या हो रहा है जगतार, क्या बोल रही थी मैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी का आई थी, है ना। तो टोटल प्रेशर ये है, पी नोट ए हमें नहीं पता है, का ये क्या हो जाएगा 2/4 प्लस पी नोट बी 2/4। तो इसको कैसे लिखूं मैं, 4 इज इक्वल टू 2 पी नोट ए प्लस 2 पी नोट बी लिख दूं, बोलो लिख दूं ना, मुझे आगे स्पेस भी चाहिए। और इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, देखना एक बार। यस मैम। चलो, इतना काम मेरा हो चुका है। आगे आओ, एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें Na कितना दिया हुआ है 1 मोल, Nb कितना दिया हुआ है 3 मोल। ठीक है,
और इनका वेपर प्रेशर कितना है टोटल 1 atm से बड़ा। क्या हो गया, क्या होती है? मैसेज कर कौन रहा है? मैसेज तो कर ही नहीं रहा कोई। लास्ट मैसेज बेटा 7 मिनट पहले किया हुआ है बच्चों ने। कौन सी डिस्टरबेंस हो रही है? इतनी हिम्मत है नहीं मेरी क्लास में डिस्टर्ब करे कोई। ठीक है, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm। और जो ये हंस रहे हो ना तुम लोगों के ब्लॉक मार दूंगी, निकाल दूंगी क्लास से और वापस नहीं आने दूंगी मैं। आओ इधर। वेपर प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm बट इफ, फिर वो बोल रहा है इधर आओ, इफ 4 मोल ऑफ सी आर एडेड टू द सेकेंड मिक्सचर, मतलब इसी सेकेंड मिक्सचर में उन्होंने क्या किया है, सी के 4 मोल ऐड किए हैं, तो वेपर प्रेशर जो बढ़ गया था ना, वो मोल्स ऐड करने से वेपर प्रेशर वापस किस पे आ चुका है, 1 atm पे आ चुका है। बस यही ऐसी दे रखी है इन्होंने स्टेटमेंट, है कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं पी नोट सी हमें दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ए और बी का निकाल। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं सेकंड वाले मिक्सचर के लिए। तो टोटल वेपर प्रेशर 1 है, बोलो क्या कहते हो? पी नोट ए हमें नहीं पता है, का ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, यानी कि 1/8 पी नोट बी इंटू 3/8 प्लस पी नोट सी हमें पता ही है, ये कितना हो जाएगा 4/8। बोलो क्या कहते हो? मैम इसकी इक्वेशन लेस देन 1 की बनेगी। क्या लेस देन 1 क्यों? उसने दे रखा है ना। अगर आप सी के मोल ऐड कर रहे हो 4 मोल, तो वेपर प्रेशर वापस किस पे आ चुका है, कम्स डाउन टू 1 atm पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 कंसिडर करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, देखना एक बार। 1 माइनस 0.4, इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। ये तो 0.6 बन जाएगा, है ना? और 8 को वहां ले जाओ, ये बन जाएगा 4.8। कर दूं ना डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना क्या कर रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई। एक तो पहली ऊपर वाली बन गई, देखो एक बार, और एक ये बन गई। दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो 2 पी नोट ए प्लस पी नोट बी 4.8 पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी, माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, बता दो मेरे को। पी नोट की बी की वैल्यू 1.4 निकल के, 1.4 atm और पी नोट ए आ जाएगा 0.6। कर लोगे? 0.6। यस मैम। यस मैम। ठीक है, धनंजय आया हुआ है क्या? धनंजय। यस मैम। ओके, और कौन था जो बहुत बोलते हो ना, उनका तो नाम मेरे को याद हो जाता है। रिद्धिमा है? यस मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ बेटा क्या किया। एक बार इसको थोड़ा छोटा कर दूं। देखो, इसमें ये बोला था कि एक आइडियल मिक्सचर है, ठीक है, लिक्विड ए और बी का। ठीक है, उसमें क्या है, 2 मोल ऑफ ए है और 2 मोल ऑफ बी है। ठीक है, जब दोनों को मिक्स किया, जो टोटल वेपर प्रेशर आया उनका 1 atm आया। एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें ए के 1 मोल है और बी के 3 मोल है, तो उस टाइम पे देखा गया तो वेपर प्रेशर 1 atm से ज्यादा आया। लेकिन उसी सेकेंड मिक्सचर में अगर 4 मोल सी के और मिला देना, तो वेपर प्रेशर जो बढ़ गया था 1 से, अब वो वापस किस पे आ गया है, कम्स डाउन टू 1 atm। और आपको सी का वेपर प्रेशर, प्योर सी का वेपर प्रेशर ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले वाले मिक्सचर से एक इक्वेशन बनाई, दूसरे वाले मिक्सचर से एक इक्वेशन बनाई, माइनस किया, सोल्व किया, और पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू आ भी गई। ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लो जिसका नहीं हुआ है, क्योंकि घर पे तुम्हें वो फिर करना है। साथ ही साथ एनालिसिस कर लिया करो तुम मेरे साथ साथ मंडे को, क्योंकि वैसे तो तुम लोगों को फिर टाइम ही नहीं लगता, है ना? हटा दो इसको, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराना है। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कह रहा है वो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट 750 mmHg। अब देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि टीबी नोट दिया हुआ है इसने। देखो 760 mmHg पे होता है तो 100 होता है, तुम घबराओ मत, वो दे के रखेगा जैसे वो दे रहा है 99.63।
वो कह रहा है हाउ मच सुक्रोज, तुम कितना सुक्रोज ऐड करोगे किसमें 520 ग्राम ऑफ वाटर पे, ताकि वो सोल्यूशन किस पे बॉईल करे 100 डिग्री सेल्सियस। तो तुम यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल लोगे, डेल्टा टी भी तो माइनस करके निकाल लोगे, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 0.37 मैम 0.37 0.37 आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू तो 1 ही होगी, ठीक है, और केबी की वैल्यू तुम लोगों को दे रखी है। मोलालिटी निकाल दे, गिवन मास हमें पता नहीं है, मोलर मास सुक्रोज का 342, C12 H20। अगर किसी ने इसका मोलर मास देखने के लिए गूगल यूज किया था तो अपने 4 नंबर काट लो, ठीक है, मेरे को पता है ना, करते हैं। सुक्रोज का C12 H22 O11 342 याद ही कर लो, एक तो ग्लूकोज का याद कर लो 180, सुक्रोज का 342 याद कर लो, और उसका क्या नाम है वो यूरिया का याद कर लो इनको, ठीक है। चलिए आइए, और 520 ऊपर आ जाएगा 1000। अब तुम्हें क्या करना है, ये निकाल लेना कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 127 आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम 127 आ रहा है। 127 है ना, एक बार मैंने सोल्व भी किया हुआ वैसे। यस 127 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक इंटीजर, 5 तो आपके इंटीजर बेस सवाल भी होंगे, तो 16 आपका इंटीजर बेस सवाल था। देखो सिंपल था, मोलालिटी पे पूछ लिया। एज्यूमिंग दैट सी वाटर इज 3.50% मास बाय मास, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या हुआ, मैं नीचे लिख रही हूँ 3.50 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें मेरा बेटा, 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम NaCl में बेटा, 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है, NaCl। यस मैम। मोलालिटी कह रहे हैं सी वाटर की x है, तो आपको 100x की वैल्यू बतानी है इंटीजर फॉर्म में, मोलालिटी बतानी है। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो गिवन मास बाय मोलर मास NaCl का 58.5 होता है, और अपन को यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, मास ऑफ सोलवेंट लेना पड़ता है। तो हम मास ऑफ सोलवेंट क्या लोगे, सोल्यूशन में से माइनस करना पड़ेगा सोल्यूट का, तो यानी कि 100 माइनस 3.50। ऑलराइट, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा अपना 96.5 96.5 kg में चाहिए हमें, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो ऊपर क्या कर देना तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करने के बाद तुम्हारा जो 100x की वैल्यू आएगी वो 62 आएगी। यस मैम। ठीक है, 68 या 62 एक बार देख लो। 60 आएगी मैम, 68 आएगी। नहीं रुको, मेरे को बताओ जिसका ठीक था, मैंने सोल्व तो किया था। ओके ये आ रहा है तो मैम करेक्ट यही है 62। ठीक है 62 है क्या, ठीक है, फिर यस मैम 62 निकाल लेना, ठीक है जी, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अब आ जाओ, मैं 17 पे हटा दूं, इसको मैं हटा रही हूँ बेटा, फिर भी अगर मान लो किसी को पूछना है ना क्वेश्चन तो पूछ लेना मेरे से कि मैम एक बार दोबारा बता दो। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोटोनिक 17th क्वेश्चन पे है, फिर से बोलो 68 17th क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है। ए 5% W/V सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलर मास आपको दिया हुआ है 342। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक के केस में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होने वाली है। बोलो क्या कहते हो। तो अब यहाँ पे 5% W/V का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। 1% W/V हमें नहीं पता कौन सा है वो सोल्यूशन, तो वो क्या होगा, मतलब 1 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। तो W2/M2V, W1 ले लेती हूँ यहाँ पे, और ये किसके बराबर होगा, W2/M2V। वॉल्यूम तो सेम है, हटा दूं, ठीक है, तो W1 क्या हो जाएगा 5 ग्राम। मोलर मास हमें पता है, इसका मोलर मास हमें नहीं पता, ये पता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा ये आ जाएगा 68 के आसपास, ठीक है। 5 342 आपका 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद वो बोल रहा है क्या, विच वन ऑफ द
Which one of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? अब देखो highest boiling point वही है, अगर जितना ज्यादा आपका I इंटू मोलारिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होने वाला है तुम्हारा। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा 0.01 इंटू वॉन्ट ऑफ, ध्यान रखना जहां पे भी तुम्हें मेंशन नहीं है तो वहां पे 100% 100% डिसोसिएशन मान के चलोगे तो 2Na प्लस और सल्फेट 3 ये हो जाएगा 0.03। यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, ये किस में होगा 0.01 इंटू कितने में टूटेगा 2 में। 2 मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, मैम नेटवर्क इशू हो गया था। वो मेरी गलती है ना। आइए आई इंटू एम की वैल्यू निकाल लो तुम लोग, ठीक है। वोल्टो फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 100% डिसोसिएशन कंसिडर करके चलना है तुम लोगों को। ये कौन है, ये जगतार बेटा, आप बार बार रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब मेरे को दोबारा दिखा तो आई विल रिमूव यू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैम एक बार 17th क्वेश्चन दिखाऊं? ठीक है, तो क्या करना है इसमें अमनदीप, आपको आई इंटू मोलालिटी की वैल्यू निकालनी है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरी यहाँ निकल के आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो 18 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलूं आगे, चलिए। यस मैम। उसके बाद 19th क्वेश्चन, हैंड रेस करना, कितने बच्चे वाला सवाल करके आए हैं, मैंने सोचा पूछ ही लूं। 19th क्वेश्चन कितने बच्चे करके आए थे, देखो वो अलग बात है कि गलत हो गया, करके कितने बच्चे आए थे। मैम आई एम 70-80 बच्चे बैठे हैं, मुझे ये बताओ कितने बच्चे करके आए थे ये। आदित्य क्वेश्चन तुम नहीं करके आए, 15 बच्चे, हाय रे, क्या था इस क्वेश्चन में है। पर इस तुम लोग सिर्फ नोट्स ही पढ़ जाया करो। चलो, आधी क्लास ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg of potassium sulfate in 2 liter of water at इतना temperature, assuming that is completely dissociated। ये क्या होगा, I into C into RT, ठीक है। I कितना होगा 3, कंसंट्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी, W2/M2 into V लेना पड़ेगा, गिवन मास आपको दे रखा है बेटा। मोलर मास कितना होगा K2SO4 का, कितना होगा 174, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, हाँ मैम दिया हुआ है। आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ हमें पता होना चाहिए, और टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 298। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसमें ना जो ये वाली वैल्यू होती है ना बेटा 0.082 इंटू 298, इसको तो याद ही कर लो, ये 24.4 के आसपास आती है। मेरे को तो देखो मैंने याद कर रखा है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलती है ना, तो इसको याद ही रख लो 24.4, ठीक है। 174 इंटू 2, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 40 पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तुम लोगों को, देखो 2 पे भी कैंसिल हो रहा है ये, 124 नहीं, ये हो जाएगा 24.4 यानी कि 12.2, ठीक है। ये करके इस तरीके से तुम्हें सॉल्व कर लेना। तो ये किसके आसपास आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा ये सी ऑप्शन आएगा इसका, 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। हो गया था क्या सोल्व? मैम आर लेने में गलती कर दी थी। आर हो लेने गया में था।
देखो मैं तुम्हें देखो मैं Yes, तुम्हें ma'am. बता देती हूँ, आर लेने की गलतियां हो सकता है तुम करो। देखो आर की वैल्यू ना डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा हुआ है। अगर आपको प्रेशर का पूछ रखा है जो कि एटीएम में आंसर आएगा, तो उस केस में आपको आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल लेनी पड़ती है ना। इसको तुम वो भी ले सकते हो, 1/12 भी लिख सकते हो, ठीक है। उससे भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। और जो थर्मोडायनेमिक्स में भी आप आर की वैल्यू यूज करते हो, उसमें क्या हम बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। तो उसमें क्या लेते हो आप, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अभी मैं तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन कराऊंगी, हाँ मैंने शायद बताई होगी, मेरे को याद नहीं है। आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाऊंगी, उसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो उस केस में भी आर की वैल्यू आपकी यूज होगी, तो वहां पे भी आप ये लोगे। तो एनर्जी में जब बात हो तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एटमोस्फेयर में हो तो आप 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर बार ले लो, ठीक है। और अगर बार में होगी तब भी आप ये वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि 1 एटमोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 बार पे। तो वो आपको ध्यान रखना है, आर की वैल्यू एग्जामिनर नहीं लिख के देगा, ठीक है। Yes, okay. Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देन 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, डिसोल्व किया गया है 100 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है, वो 1 डिग्री से बढ़ गया है। देन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई तो 1 होगा, केबी इंटू मोलालिटी, यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये कितना है, चेंज कितना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1। केबी आपको 1 दे रखा है, W2 दे रखा है, मोलर मास नहीं इसका पता, ऑप्शन डी है। मास ऑफ इसका देख रही हूँ एक बार, 100, हाँ आ गया इसका, तो डी आ रहा है, इसका आंसर डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। यस मैम। जीरो कट Yes, जाएगा, ma'am. ठीक है। तो 253 ग्राम क्या आ जाएगा इसका, मैम ये आंसर निकालने के बाद भी डाउट हो रहा था खुद पे। क्यों, मैम वहाँ पे यूनिट में केबी में मोलल आ गया इसलिए। ये वाला। यस मैम। तो अपना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। केबी की यूनिट क्या होती है, डेल्टा टीबी बाय एम। तो ये किस में होता है, केल्विन में, और ये होता है मोल पर केजी में। अच्छा वो उन्होंने गड़बड़ कर दी, इनको यहाँ पे वो लिखना चाहिए था, पर मोल लिखना चाहिए था, ठीक है। मैम इसलिए मैंने 253 डाला ही नहीं। अच्छा इस वजह से तुम्हें हो गया, हाँ नहीं वो फिर क्वेश्चन की गलती है। इनको या तो केजी मत देते और पर मोलर लिख देते, बट इनको केजी पर मैम मोल इसको बोनस मार्क्स मिलते हैं ना। नहीं अभी इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो वो आता है ना डायरेक्ट, तुम लोग टिक करो और जो पीछे से उसका आंसर होता है वही होता है। जेई में तो नहीं होगा, मतलब ऐसी गलती हो जाता है प्रिंटिंग में, तो हो सकता है आने वाले आगे पेपर में भी मिले। मेरे से पूछ लिया करो ऐसे केस में, ठीक है। आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया करो अगर ऐसा कोई केस आता है, देन फिर मैं, अरे रुक जाओ, जस्टिस दिलवाती हूँ मैं तुम्हें, हे भगवान। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बेटा। देखो क्या पूछा है, वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है जी। एटीन ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया है इतने ग्राम पानी में, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो मेरा बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हैं या क्लासेस अटेंड किए हैं, तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मान लो मेरे पास सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर आता है वो किसकी वजह से आता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है, क्योंकि सोल्यूट तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पानी है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब ये क्या होता है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट ऑफ वाटर काई ऑफ वाटर, बोलो क्या कहते हो। तो ये हमें दे ही रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, प्लस ग्लूकोज का 18/180 यानी कि हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसको तुम्हें देखो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1.9 के आसपास आ जाएगा, हाँ
डी। इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा मैम सी आएगा। 17.325 mmHg का आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैम क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल भी समझ नहीं आया था 20। मैम 25। अच्छा अब बता रही हूँ, मैम 25 तो इजी था। आ रही हूँ मैं, चारों ही करवाने हैं। देखो मेरे को अब सारे करा दिए, ये भी 15 मिनट अभी भी है हमारे पास क्लास में। आ जाओ एक बार, देखो एक बार फटाफट ये कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ बेंजीन। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 0.2। सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 0.8। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला 0.8। बताया तो याद है तुम लोगों को, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में, किसी को याद हो तो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1000 बाय m1 बताया था। m1 इज मॉलिक्यूलर मास। यस मैम यहाँ पे 0.2 पुट करो, यहाँ पे 0.8 पुट करो, 1000 मोलर मास सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? इसका 78 होता है बेंजीन का। ठीक है, तो बस उसको पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है एक बार बता दो, वैसे मैंने भी सोल्व किया था। ये आ रहा है 3 के आसपास आएगा इसका आंसर। यस मैम 3। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। चलो आगे हो जाएगा क्या 22 वाला? देखो यस मैम। यस मैम। चलिए, यहाँ पे देखो प्योर ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और आपको बोला हुआ इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद बी इन विच मोल फ्रैक्शन ए का दिया हुआ है। ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो बी का भी निकाल लो 0.2। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको 84 दिया हुआ है, आपको प्योर बी का निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पी नोट ए काई है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पी नोट बी काई बी, तुम्हारे पास पी टोटल है, पी नोट ए है, काई है, पी नोट बी नहीं है, काई भी है, तो यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा पी नोट बी। ठीक है, कितना आ मैम रहा है इसका आंसर निकालने के बाद भी डाउट था, मतलब इसका? इसलिए नहीं 23 पता। का? 23 का? यस मैम। एक बार रुको मैं निकालती हूँ। चलो मैं निकालती हूँ। ओके, सो पी टोटल कितना दे रखा है तुम लोगों को? ये दे रखा है तुम लोगों को 84। ठीक है, पी नोट ए कितना दे रखा है? 70। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.8 प्लस पी नोट बी निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0.2। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो 84 माइनस 56 क्या हो गया इसमें? पी नोट बी निकाल लो यहाँ से। मैम 140 आएगा। मैम बट 140 प्लस 56 तो समझ नहीं आ रहा था 140 प्लस 56। मैम। अगर हम वहां पे रख कहाँ सॉरी पे मैम, मैंने मैम वो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। अरे रे, तो गलत आएगा ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्ट 140 आ जाएगा। ठीक है, नहीं मैम 140 तो आ रहा था, लेकिन मैं इस डाउट में था कि 140 प्लस 56 Yes, ma'am. 84 कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई नहीं करा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो गलती कर दी आपने। चलो ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आइए 24 करते हैं, हटा दूं ना इसको जो किया है, ये सोल्व कर लोगे अब तो 23 वाला? यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। यस मैम। आज इधर 24 क्या कहते हैं? when 3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X is dissolved in 100 ग्राम ऑफ CCl4। 3 ग्राम है सोल्यूट का मास, 100 ग्राम CCl4 इज अ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.60। मोलर मास निकालना, वही सेम I1 होगा। Kb आपको दे रखा है, गिवन मास, मोलर मास हमें नहीं पता है, सॉल्वेंट का मास Kg में लेना, ये तो निकल जाएगा। कितना आ रहा है? मैम 250 आ गया ना 250? 250। ठीक है, बताइए Yes, 250 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो अब इसमें ना क्या बोला आपको, कंपाउंड एक्स अंडरगो टेट्रामराइजेशन। देखो आपके पास ना दो फॉर्मूले होते हैं वॉन ऑफ फैक्टर के, ध्यान से सुनना और कोई बोलेगा नहीं, अभी पहले सुन लो। डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन में जो वॉन ऑफ फैक्टर का आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + n-1 × अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा क्या है? तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। n क्या है? कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए सॉल्यूशन में।
ठीक है। एसोसिएशन का क्या आता है? एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना, राइट। तो इसमें जो आई का वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 + 1/n - 1 अल्फा। देखो तुम याद रखोगे ना तो फायदे में रहोगे, तुम निकालने नहीं बैठोगे। हालांकि ये थोड़ा आसान दे दिया सवाल, मान लो इसमें से कुछ इसमें कुछ और ऐड कर दे तो तुम निकालने नहीं बैठोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अब जो n क्या है, बेसिकली कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके क्या हुए, एसोसिएट हुए हैं। अगर मान लो जैसे आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या करता है आपका, बेंजीन में डाइमर डाइमर फॉर्म बनाता करता है ना। तो अगर आपका डाइमराइज हो रहा है वो, तो हम वहां पे कितने मॉलिक्यूल आपके एसोसिएट हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट। तो n क्या लोगे आप, 2 लोगे। अगर वो बोल रहा है ट्राइमर तो n लोगे 3। अगर वो 3। बोले टेट्रामर तो क्या लोगे, 4। ठीक है। अब इसने बोला टेट्रामराइजेशन तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 1 + 1/4 - 1 × अब देखो 100% एसोसिएशन बोला ना, यहाँ पे क्या था अल्फा, डिग्री ऑफ, यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. अब ये आपका आंसर नहीं है, आपको बोला है कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, n/100 है। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना है, n/100, यानी कि 25 आ जाएगा n की वैल्यू। 25. तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना था मेरा बेटा, मैं इसमें एसोसिएशन लिखने के बाद मैं डिसोसिएशन के फॉर्मूले से कर रहा था, वो गलती कर रहे थे आप, ठीक है। तो एसोसिएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डिसोसिएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको, तुमने PYQs अगर किए होंगे ना, तो PYQ से तो मतलब लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो काफी आसान पेपर है ये। यस मैम। और अगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, रीसेंट 2024 और 25 के, काफी अच्छे मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हालांकि ये भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये रीसेंट वाले मतलब नहीं है इतने ज्यादा, ठीक है। जैसे एक ये सवाल अच्छा है 14वां, ठीक है। जैसे 13th वाला क्वेश्चन अच्छा है, तो कुछ अच्छे हैं। जैसे 10th में गलती करने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एक ये 7th वाला अच्छा है, और ये कई क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्टैंडर्ड बुक नरेंद्र अवस्थी से डाले। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है तुम लोगों का। तो यस, पेपर में जब आप आओगे, जब भी आप संडे वाला टेस्ट दोगे, तो आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन आसान मिलेंगे, जैसे देखो फर्स्ट वाला था, ये देखो, ये तो फटाफट बना लोगे तुम, स्टार्टिंग के देख रहे हो, पहला दूसरा तीसरा एकदम फटाफट से निकलेंगे। Yes, ma'am. 6। तो जो मैं कल परसों बोल रही थी ना आप लोगों को कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो पहले राउंड में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं। अब इजी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो देखते ही बन रहे हैं। जैसे 8 क्वेश्चन है, देखो देखते ही बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल ही आएंगे। चाहे जेई मेंस की भी अगर मैं बात करूं या एडवांस की भी मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल आएंगे, आपके थियोरिटिकल भी आएंगे क्वेश्चन। जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शंस आएंगे उसमें, है ना। इनऑर्गेनिक में भी ऑब्वियस सी बात है कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे। फिजिकल में अब ये तो नहीं है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल आएंगे, डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको संडे वाले टेस्ट में भी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ देखो, पेपर देने का ये मतलब नहीं है कि आपको बोला जा रहा है, रिमाइंडर डाले जा रहे हैं संडे को 5-5, 10-10 की पेपर कर लो, बहुत से बच्चों ने कर दिया है। आपको खुद होना चाहिए कि अगर संडे को मेरा टेस्ट है तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है एक सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से, और मुझे पेपर देना है, ताकि जब वो आप पेपर दो, रेस्ट करो, आराम से रिलैक्स करो, नेक्स्ट डे जब तुम्हें रिपोर्ट लिंक मिलता है, उसको टाइम निकाल के आराम से कुंडी बंद करो अपने जहां बैठते हो तुम लोग, शांति में, बहुत शांति में, एक नोटबुक लेके बैठो माई मिस्टेक की, और एक तुम रिपोर्ट लिंक खोल के बैठो, और तुम्हारे नोट्स की नोटबुक लेट से जिसमें तुम्हारे केमिस्ट्री के नोट्स हैं। अब तुम क्वेश्चन को देखोगे, मान लो 25 में से 12 सवाल तो तुमने ठीक किया, तो 12-13 गलत हुए हैं तुम्हारे। तो तुम्हारा उन 12-13 पे फोकस होना चाहिए कि तुमने वो क्यों गलत किया। अब मान लो 12 में से 5 क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं सिली मिस्टेक से, जैसे अभी कुछ बच्चों ने मेरे को बोला मैम इनकरेक्ट पढ़ लिया, मैम 0.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आप समझ रहे हो, ये होती है आपकी सिली मिस्टेक्स, ठीक है।
तो उनको लिखो उस नोटबुक पे कि हाँ मैंने ना इस वाले पहला जो मेरा टेस्ट हुआ है उसमें मैंने ये गलतियां किए हैं, ताकि जब तुम नेक्स्ट पेपर में जाओ तो वो मिस्टेक्स ना करो। एक तो ये टाइप की मिस्टेक्स हो गई। दूसरे टाइप की मिस्टेक्स होती है कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा डाला, पूछा क्या था लगा के क्या आ गए। तो ऐसे केस में भी लिखो वहां पे उस नोटबुक में कि मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत लगाया, और उस कॉन्सेप्ट को जाओ दोबारा नोट्स में देखो, क्योंकि 95% टाइम ऐसा होगा कि पेपर मतलब नोट्स रिलेटेड आएगा। अब नोट्स रिलेटेड में तो पता ही है तुम्हें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप जाओ नोट्स में वो रिवाइज करके आओ। अगर मान लो वो चीज नोट्स में नहीं है तो इट्स ओके, छोड़ दो, वो सवाल छोड़ दो, मैं अलग करा दूंगी आपको। लेकिन अगर वो चीज है तुमने पढ़ी है बट फिर भी गलत कर दी, तो उसको जाओ नोट्स में से पढ़ो, उससे रिलेटेड 5 से 7 सवाल कर लो उस टॉपिक से रिलेटेड। बेटा मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारा दोबारा वो सवाल गलत हो गया वैसे टाइप का। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। अब तुम सिर्फ ये देखोगे, रिपोर्ट लिंक ऐसे ओपन करके देखोगे, अच्छा अच्छा ये गलत हुआ, अच्छा 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 ये गलत हुआ और खत्म। ये एनालिसिस करना नहीं होता, ये एनालिसिस करना नहीं होता। एनालिसिस में प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वैसे एनालिसिस करना है। बेशक अभी तो तुम्हारे स्कूल बंद है, अब तुम्हारे आगे स्कूल ओपन होंगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एक दिन में तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लो। तो एक एक करके कर। मान लो एक दिन में तुमने मैथ्स का कर लिया, एक दिन में तुमने फिजिक्स का कर लिया, मैथ्स का कर लिया, या एक दिन में 2 का कर लिया, लेकिन करना जरूर है। उसके बिना आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत अच्छा स्कोर एकदम ड्रास्टिकली चेंज आएगा। नहीं, धीरे धीरे करो, इम्प्रूवमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन एनालिसिस जरूर करना है। तो गांठ बांध लो तुमको। अब जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है तुम्हें, नोट्स उठाओ, बना रखे हैं ना, उसको पढ़ना चालू करो। उसमें जो मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं उनको देखना चालू करो, उनको सोल्व करने देखना चालू करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग से देख लेना अंकित, ठीक है। अभी आयो ना क्लास में, वो 14th क्वेश्चन खुला पड़ा था तो तुमने पूछ लिया है ना। ये आदतें सुधार लो तुम लोग, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गई अब आप लोगों को। पहले प्रायोरिटी रखनी है आपको क्लास नोट्स। कौन सी रिएक्शन बेटा, ऑर्गेनिक वाली? क्लास नोट्स, और क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो डीपीपी, ये जब हो जाएगा बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आपको फिर पीवाईक्यूज पे जंप करना है। वैसे जब तुम ये दोनों कर लोगे ना तो तुम्हारे 3-4 साल के ऑलरेडी हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये आप कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, हाँ इलेक्ट्रो के बता रही हूँ। क्या इलेक्ट्रो का क्या तुम क्या कहते, रिएक्शंस कौन सी याद करते हो? रिएक्शन, रिएक्शंस कौन सी वाली? उसमें जो जो आप लोगों को नोट्स में लिखवाई गई है ना, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो याद करनी है आप लोग। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, हैंड रेज था बेटा कुछ बच्चों का, बताओ। इसको मैं पीडीएफ को भेज दूंगी तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है। को डाउट था, हाँ बोलो। तो मैम एक क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही बेटा, मैम वेपर प्रेशर से रिलेटेड आवाज नहीं आ रही क्वेश्चन था। कहाँ पे था? हाँ जी, कहाँ पे था? नहीं 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 नहीं, जो सुबह टेस्ट नहीं, जब आपका 11th ग्रेड का टेस्ट होगा उसमें आएगा 11th के चैप्टर। 12th वाले में तो बेटा 12th का ही आएगा सिलेबस, ठीक है। ओके मैम। निशिता बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल